जय हिंद दोस्तों। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आव्यूहों की समानता। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, और फिर हम लोग देखेंगे कि किसी आव्यूह में अगर हम अदिश का गुणा करते हैं तो क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे आव्यूहों का गुणनफल। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आव्यूहों की समानता कब हम कहेंगे कि ये दो आव्यूह समान हैं। समानता देखिए, जैसे हम लोग संख्याओं में करते हैं ना कि दो संख्याएं कैसे समान होंगी, सेम वही चीजें हैं यहाँ पे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। आव्यूहों की समानता, देखिए इसके लिए कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। अगर जब तक दो कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होंगी तब तक हम उनको समान नहीं बोल सकते। पहला क्या है कि आव्यूह के क्रम समान होने चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, उनके संगत अवयव बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। यहाँ पे संगत शब्द बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक ले लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हमने क्या बोला कि दो आव्यूह तभी समान कहलाएंगे जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। तो जरा देखिए, इसका क्रम 2/2 का है, इसका भी क्रम 2/2 का है। तो पहला तो कंडीशन फुलफिल्ड हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अब जरा संगत और अवयव में क्या अंतर है उस चीज़ को हम आपको बता दें। जैसे देखिए, इसमें कौन से अवयव हैं, तो 2 4 6 8 है, यहाँ पर भी 2 4 6 8 है। अवयव भी इसमें भी 2 4 6 8 है और इसमें भी 2 4 6 8 है। लेकिन संगत कौन कहलाएंगे? संगत का मतलब ये होता है कि अगर ये पहले स्थान पर है तो वही चीज़ यहाँ पर भी पहले स्थान पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर 6 है इधर पंक्ति में, तो यहाँ पर पंक्ति में दूसरे स्थान पर देखिए क्या है, 4 है। तो संगत का मतलब ये हुआ कि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जो पोजीशन पे यहाँ पे संख्याएं, उसी पोजीशन पे यहाँ पर भी संख्याएं होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संगत। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे तो अवयव 2 4 6 हैं, यहाँ पर भी 2 4 6 हैं, लेकिन संगत अवयव बराबर नहीं है। मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये है वहाँ पर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब इनके क्रम तो समान है, लेकिन इनके संगत अवयव समान नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों आव्यूह बराबर नहीं होगा। बराबर कब होता? जब इसको हम ऐसे लिखे होते या फिर ये ऐसे होता, दो ऐसे करके। तो देखिए, यहाँ पे 2 पहले स्थान पर है, यहाँ पे पहले स्थान पर, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। इसका भी क्रम हमारा 2/2 का है। तो अब जाकर के इस कंडीशन में ये और ये दोनों समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कंडीशन तब फुलफिल हो जाते हैं। पहला इनके क्रम समान और दूसरा इनके संगत अवयव भी समान, तब जाकर के हम बोलते हैं इसको समान। ठीक, लेकिन ये हमारा ये और ये आपस में समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण आपको बताई दिए। इनके क्रम तो समान है लेकिन इनके संगत अवयव समान नहीं है। ठीक, अब इसके बेस पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे ऐसे बोल देगा, ठीक, और यह ऐसे दे देगा, जेड मान लेते हैं और के मान लेते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। बोलेगा कि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। ठीक, या फिर बोलेगा भी नहीं, तब भी आपको ऐसे बोल देगा इतना बराबर इतना, तो एक्स वाई जेड और के का मान बताइए क्या होगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। चाहे यहाँ पे बोले या ना बोले, आप कैसे समझेंगे कि ये दोनों बराबर है? क्योंकि भाई देखिए, बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है। बराबर का चिन्ह लगाने का मतलब ये है कि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। और जब दोनों आव्यूह बराबर हैं तो बराबर होने के लिए हम लोगों को क्या पता चलता है कि उनके क्रम समान होने चाहिए। तो भाई समान तो क्रम हमको दिख ही रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। बात समझ में आया? तो जस्ट हम इसका उल्टा भी सोचेंगे। अगर हमको दो आव्यूह को समान दिखाना है तो पहला दो कंडीशन हमको संतुष्ट कराना पड़ेगा कि उनके अवयव बराबर होने चाहिए और उनके क्रम बराबर होने चाहिए। और जस्ट इसका उल्टा, अगर कोई दो आव्यूह बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके क्रम भी बराबर थे और दूसरा उनके संगत अवयव भी बराबर थे होंगे, तभी तो जाकर के ये समान है।
तो वही चीज़ें हैं। तो हम लोग इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहे या ना कहे बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम लोग समझ गए कि ये दोनों अवयव बराबर है। और जब दोनों अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अवयवों के समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो अवयवों के समानता का नियम क्या कहता है कि इनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 बराबर 2 या जेड, तो यहाँ से जेड का मान निकल गया 1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे के है, तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 बराबर के, तो ये दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा देखिए यहाँ वाले के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर 7। फिर अब यहाँ वाले के बराबर होना चाहिए, तो ये देखिए आप क्या आ गया y बराबर 6। तो इस तरह से देखिए हम लोग आराम से x, y, z और k का मान निकाल दिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दो अवयवों का योग, ठीक ना। तो देखिए जैसे हम लोग अवयवों की समानता के लिए कंडीशन देखे हैं, वैसे ही अवयवों के योग के लिए भी कंडीशन होता है। तभी जा करके उनका, जब तक वो कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वो दोनों अवयव का योग संभव होगा। चलिए देखते हैं कि वो कंडीशन क्या होता है। सबसे पहला अवयवों का योग, जिस तरह से हम लोग संख्याओं का योग करते हैं साधारण तरह से लिख करके, उस तरह से ये नहीं होता है। इसके लिए कंडीशन होता है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होगा तब तक इसका योगफल पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या कंडीशन है, तो एक ही कंडीशन इसमें होता है कि इनके जो क्रम होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, क्रम बराबर होने चाहिए, ठीक। तो जिन दो अवयवों या दो से अधिक अवयवों को जोड़ना है उनके क्रम बराबर होने चाहिए। अगर क्रम बराबर है तब उनका योगफल पॉसिबल होगा, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, ये संभव है, योग संभव है, योग संभव है। अब भाई योग तो संभव हो गया, अब उनको जोड़ेंगे कैसे, तो उनको क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो जब हम संगत अवयव को जोड़ेंगे तो हमको एक नया अवयव मिलेगा। अब वो जो नया अवयव मिलेगा वही नया अवयव उन दोनों अवयवों का योगफल होगा। और एक बात और जो नया अवयव होगा ना वो उसी क्रम का एक अवयव होगा जिस क्रम के अवयवों को आप जोड़ रहे हैं। जैसे आप 3/3 क्रम का अवयव को जोड़ेंगे तो आपको 3/3 क्रम का ही एक नया अवयव मिलेगा। जैसे हम संख्याओं में देखते हैं कि अगर हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है ना। यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक संख्या है, ये भी हमारा एक संख्या है, तो जोड़े तो हमको एक नया संख्या मिला है ना। तो उसी तरह से जब हम एक अवयव में एक दूसरे वाले अवयव को जोड़ेंगे तो हमको एक तीसरा अवयव मिलेगा सी, वो भी किस क्रम का होगा, तो इन्हीं के क्रम का होगा जिस क्रम के ये होंगे, ठीक है ना। गुणनफल में बदलता है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें सीखेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव दिया गया है 4, 6, 8, 9, 3, 7 ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, जब भी हम लोग अवयवों को पढ़ते हैं तो पहले रो में पढ़ते हैं और फिर जा करके स्तंभ में, मतलब अगर लिखते हैं तो, ठीक है ना। यानी कि हमारा रो ही होता है लिखने का तरीका। अगर जैसे मान लीजिए इसी को लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, रो को, क्योंकि हमको आपको बताया था शुरू में ही जब भी हम अवयवों का निर्माण करते हैं तो पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। इसीलिए पढ़ने में भी हम लोग पहले रो का यूज करते हैं और फिर कॉलम का, चाहे लिखने में चाहे कुछ भी पहले रो को प्रेफरेंस देंगे। तो अगर इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 4, 8, 6, 9, 3, 7 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, 4, 6, 3, 8, 9, 7, ठीक। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है आपको अवयव लिखने के लिए तो आप क्या समझेंगे, जैसे हम बोले ही 4, 6, 3 और 8, 9, 7, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जो हमने पहले बोला वो हमने पहले पंक्ति को बोला है, फिर जो दूसरी बार बोला है वो दूसरे पंक्ति को बोला है, ठीक है ना। तो बोलने मतलब उच्चारण करने का तरीका, चाहे लिखने का तरीका, कुछ भी करने का तरीका सबसे पहले हमारा रो में होता है, फिर जा करके कुछ होता है। आई बात समझ में। कभी भी हम स्तंभ को प्रेफरेंस नहीं देते, मतलब स्तंभ में कभी नहीं बोलते, हमेशा पंक्ति में बोलते हैं, ठीक। तो इसको पढ़ने का तरीका हमारा रहेगा 4, 6, 3, 8, 9, 7। ये कभी नहीं रहेगा कि 4, 8, 6, 9, 3, 7, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए ये तो हमारा एक हो गया अवयव, दूसरा ले लेते हैं।
अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले देखेंगे कि इसके कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक इनका योगफल पॉसिबल होगा ही नहीं। तो देखिए इनका कंडीशन क्या है, क्रम बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा 2/3 का है, देखिए 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 2/3 हो गया। दूसरे वाले का भी देखिए, इसके में भी वही है, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, तो ये भी 2/3 का है। तो इसका मतलब इनका योगफल पॉसिबल होगा। और जब इनका योगफल पॉसिबल होगा तो हम इनको जोड़ेंगे कैसे, तो हमने बताया कि जब इनका योगफल संभव है तो क्या क्या जोड़ेंगे, इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो जब संगत अवयव को जोड़ेंगे तो एक नया अवयव मिलेगा, वही नया अवयव इनका योगफल होगा। और वह कैसा होगा, उसी क्रम का एक अवयव होगा जिस क्रम के ये होंगे। तो अब जरा देखा जाए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे 9। अब देखिए जब हम इनको जोड़ने जाएंगे तो हम इनके संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 4 + 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 है, मतलब दूसरे स्थान पे 6, यहाँ पर भी दूसरे स्थान पे 6, तो 6 + 7, यहाँ पर 3 और वहाँ पे 0, तो 3 + 0। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 + 8, यहाँ पर 9 + 6 और यहाँ पे 7 + 3। ठीक, अब इसी को हम जोड़ लेंगे। चलिए इसी का आगे यहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और 9 13 हो जाएगा, 6 और 7 ये भी हो जाएगा 13, और यहाँ पे 3 और 0 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 8 16, और यहाँ पे 9 और 6 15, और यहाँ पे 7 और 3 10। तो अब देखिए इनका योगफल भी 2/3 का ही आया। तो यही होता है अवयवों का योग। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टियां हैं इसकी, उनको देख लेते हैं और फिर जाकर के हम अवयवों का अदिश गुणन देखेंगे। मतलब अवयवों में अदिश से गुणन, मतलब किसी संख्या से गुणन कि हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। जो अवयवों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये पहला नियम, मतलब ये प्रॉपर्टी है उसका। अवयवों की गुणधर्म, देखिए पहला गुणधर्म है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, मतलब अगर आपको 2 अवयव दिया जाए और इन दोनों को चाहे पहले में दूसरे को जोड़िए या दूसरे में पहले को जोड़िए, दोनों का मान समान आता है। ठीक है। दूसरा साहचर्य नियम, तो अवयवों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अगर ए में बी वाले अवयव को जोड़ने के बाद फिर सी वाले को जोड़िए तब भी उतना ही मिलेगा जितना बी में सी को जोड़ने के बाद ए में जोड़ते हैं तो मिलता है। ठीक है। तीसरा देखिए एक है हमारा निरसन नियम। तो अवयवों का जो योग होता है वह निरसन नियम का पालन करता है, जबकि इसका गुणनफल पालन नहीं करता है। तो वो लोग हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे a + b हो, मतलब a अवयव में b अवयव जोड़ा गया है या फिर b a में c को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे अगर दोनों बराबर अवयव होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है यहाँ से b = c मिलता है। ठीक। अब जस्ट इसका हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर कोई 2 अवयव दिए गए हैं बराबर, तो हम अगर इसमें दोनों पक्षों में कोई तीसरा अवयव जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इतना बहुत है। अब हम लोग चलते हैं। चूँकि हम लोग अप्लाइड पढ़ रहे हैं ना, तो उतना हम लोगों को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, ये सब इंटरमीडिएट लेवल तक ही पूछता है। अब हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। देखिए अवयवों का अदिश से गुणन। मतलब अगर हमको कोई अवयव दिया गया है, उस अवयव में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होता। कंडीशन किसके लिए आएगा, अदिश अवयवों के गुणनफल के लिए। वो चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। तो देखिए अगर हमको कोई अवयव दिया गया है, अगर हमको 5a निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, अदिश से गुणा किया गया ना। अदिश मतलब यही जो संख्याएं होती हैं वही सब हमारी कहलाती है ना अदिश। तो अगर हमको a में 5 से गुणा करना है तो कैसे होगा,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर यहाँ पे ए का मान यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, जब भी किसी आव्यूह में किसी संख्या का गुणा करना होता है तो उस आव्यूह के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स में उस संख्या का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेंगे गुणा। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 5, फिर हो जाएगा 7 गुणे 5, फिर हो जाएगा 3 गुणे 5, यहाँ पे 8 गुणे 5, 6 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब इसका हम गुणा कर लेंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 45, 35, 15, 40 और 30 और ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमको 5A मिल गया। तो यही है किसी आव्यूह में अदिश से गुणन। ठीक, तो जब भी हम किसी आव्यूह में अदिश से गुणन करते हैं तो उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट्स में उस संख्या का गुणा हो जाता है। ठीक, तो आव्यूहों का गुणन। देखिए, आव्यूहों का गुणन का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है। जैसे अगर हमको दो आव्यूहों का गुणा करना है तो इनका गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह के पंक्ति बराबर हों। जब तक यह कंडीशन फुलफिल्ड नहीं होगा तब तक हम उनका गुणनफल पॉसिबल नहीं पहुंच सकते। तो यानी कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति क्या हो, बराबर हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको कोई एक आव्यूह दिया है, अभी इसको पूरा नहीं किए हैं, अभी पूरा करेंगे। ये देखिए, पहले इसको समझ लिया जाए। ये देखिए, इसमें देखिए इसका जो क्रम है वो 2/2 का है, इसका जो क्रम है वो 2/3 का है। तो इनका गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति क्या हो, दोनों बराबर हों। तो जरा देखिए, पहले वाले आव्यूह का स्तंभ दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो गुणनफल है यानी कि A गुणे B ये पॉसिबल है, संभव है। आई बात समझ में। तो जैसे जब हम दो आव्यूहों को जोड़ते थे तो हमको जो नया आव्यूह मिलता था वो भी उसी क्रम का मिलता था। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, जब पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति बराबर होते हैं तो इनका गुणनफल संभव होता है। तो जो बच जाते हैं, देखिए बचा क्या है, 2 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है। तो जो बच जाते हैं उसी क्रम का हमको एक नया आव्यूह मिलता है इनके गुणनफल द्वारा। तो यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे बचा है 3। तो हमको किस क्रम का आव्यूह मिलेगा इनके गुणनफल से, तो 2/3 क्रम का आव्यूह मिलेगा। ठीक है, ये तो चीज़ बात है। अब कैसे हम लोग करेंगे अभी देखिएगा। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को और पूरा करते हैं। अब देखिए, जब पहले वाले आव्यूह का हमने स्तंभ दूसरे वाले का पंक्ति बराबर कर दिया तो इनका गुणनफल संभव हो गया। तो बचा क्या, पहले वाले का पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ, हमको इसी क्रम का आव्यूह मिल गया नया। अब जब बचा पहले वाले का पंक्ति और दूसरे वाले का बचा स्तंभ, इसी को हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं, अगर इनके गुणनफल को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये रो बाई कॉलम से ये क्या होंगे, इनके गुणनफल पॉसिबल होंगे। मतलब जब गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे, रो बाई कॉलम द्वारा इनके गुणनफल संभव हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसी को हम लोग कर लेते हैं गुणनफल, इसका समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग जब इनका योगफल संभव होता था दो आव्यूहों का, तो हम लोग कैसे इनका योगफल करते थे, उनके संगत अवयव का गुणा कर जोड़ करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इनका गुणनफल दूसरे तरह से होता है। अब देखिए कैसे होता है, इन चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। करते क्या है, देखिए यहाँ पे बचा क्या है, पहले में रो बचा है और दूसरे में कॉलम बचा है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इनके जितने रो बचते हैं इनके प्रत्येक रो का इनके प्रत्येक कॉलम में गुणा करके लिखते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला रो है, तो हम क्या करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाला रो उठाएंगे, फिर पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में गुणा करके लिखते जाएंगे। वही हमारे हो जाएंगे इसके आंसर। तो अब जरा देखिए, तो ये 2/3 का मिलेगा ही।
अब देखिए पहला वाला पंक्ति पहला वाला स्तंभ तो हमको A11 मिलेगा ना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो पहला वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके पहले का पहले वाले में गुणा, दूसरे वाले का दूसरे वाले में गुणा और फिर इनके गुणनफल को जोड़ लेंगे तो वही हमारा पहला वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो देखिए गुणा करेंगे तो 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63, अच्छा बढ़िया से पहले गुणा कर लेते हैं, फिर प्लस अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो A12 मिलेगा और ये A12 कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे स्थित होता है, शुरू में आपको बताए थे। तो जरा देखिए अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो संगत एलिमेंट का गुणा करेंगे तो 9 गुणे 9 फिर प्लस 3 गुणे 8। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 गुणे 7 फिर प्लस 3 गुणे 3। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो 8 गुणे 7 और फिर प्लस, अब इसका इसमें करेंगे तो 8 गुणे 6। अब इसका इसमें करेंगे तो 8 गुणे 9 फिर प्लस 8 गुणे 8 और फिर इसका इसमें करेंगे तो 8 गुणे 7 फिर प्लस 8 गुणे 3। तो इस तरह से देखिए हमने सबका गुणा कर दिया। अब इन्हीं को हम लिख देंगे तो 9 7 63 फिर प्लस 6 3 18 और यहाँ पे होगा 8 7 56 8 6 48, यहाँ होगा 81 प्लस 24, यहाँ 72 प्लस 64, यहाँ होगा 63 प्लस 9 और यहाँ पे होगा 56 प्लस 24। मन करे तो क्रम लिखिए, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 8 3 11 6 2 8 81 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 105 और यहाँ पे हो जाएगा 72 और यहाँ पे हो जाएगा 104 और 6 2 8 7 6 13 136 और यहाँ पे हो जाएगा 60 2 80 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इनका गुणनफल हमको मिल गया। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम गुणा करते हैं।